नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नज़दीक है और ऐसे में अब चुनावी घमासान पूरे सवाब पर पहुंच गया है। बीजेपी ने मतदान से कुछ ही दिन पहले बुधवार को संकल्प पत्र जारी किया तो कांग्रेस ने भी जवाब में आरोप पत्र जारी कर दिया। बीजेपी अपने संकल्प पत्र को विकास का रोडमैप बता रही है तो कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर शिवराज सरकार के 7 महीनों पर निशाना साधा है। अब ऐसे में जनता विकास के संकल्प पर भरोसा करेगी या फिर कांग्रेस के आरोप पत्र पर, ये तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। और आज हम सत्ता के फाइनल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 28 तारीख है, आज 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आज ही का दिन बीजेपी ने चुना और अलग अलग नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कई सारे मंत्री जिनकी ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगी है, भूपेंद्र सिंह, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ये संकल्प पत्र जारी किया है। और मोटे तौर पर इस संकल्प पत्र में ये ध्यान रखा गया कि जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र जारी किया था तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों का इसमें शुमार किया गया। बीजेपी ने जो सॉफ्ट कॉपी भेजी थी उसमें भी ये स्वतंत्रता दी गई थी उम्मीदवारों को कि वो अपनी तरफ से अगर उस क्षेत्र से जुड़ी कोई चीज़ उसमें ऐड करना चाहें, किसी नेता का फ़ोटो ऐड करना चाहें तो वो जोड़ सकते थे। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ने पहले उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों के लिए वचन पत्र जारी किया। अब इसके जवाब में बीजेपी ने सभी 28 सीटों के लिए अपना संकल्प पत्र पेश किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में विरोध पत्र जारी किया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला दिलचस्प हो गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने में 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में 28 अक्टूबर को 28 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा ने इसे विकास का रोड मैप बताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मलहरा, अनूपपुर और सांची में पूर्व सीएम उमा भारती के साथ संकल्प पत्र जारी किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभा करने के साथ संकल्प पत्र जारी किया। तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के साथ मानधाता विधानसभा का संकल्प पत्र जारी किया। विधानसभा का संकल्प पत्र हमने ये 28 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, सबके अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए। जो हम कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मानधाता में नारायण पटेल जी कांग्रेस में 15 महीने विधायक रहे, जो काम नहीं कर पाए, वो इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद जो मांग रखी इन्होंने वो सारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी चुनाव आचार संहिता के पहले, और वो पूरे होंगे, सारे काम किए जाएंगे। ये हमने संकल्प पत्र दिया और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और कहने के और अलग होते हैं, इसलिए कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया। जनता इधर कांग्रेस ने संकल्प पत्र को लेकर फिर से भाजपा और सिंधिया को टारगेट किया है। प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि भाजपा जो संकल्प पत्र लाई है उसमें भी सिंधिया का फोटो नदारद है। इसके पहले सिंधिया का फोटो अपने डिजिटल प्रचार रथ से गायब किया, फिर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम 10वें नंबर पर डाला। उनके एक भी समर्थक का नाम स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया और अब संकल्प पत्र में सिंधिया का फोटो नहीं है। ये संकल्प पत्र सॉफ्ट कॉपी में सभी प्रत्याशियों को भेजा गया है। इस पर भी विपक्ष का कहना है कि ऐसा किरकिरी से बचने के लिए किया गया है। जो भाजपा लगातार बयान देती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ग्वालियर चंबल में कांग्रेस जीती, कांग्रेस की सरकार उनके कारण बनी, और जो भाजपा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना चेहरा बताती थी उनको पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। शिव ज्योति एक्सप्रेस रास्ते में कहीं पंचर पड़ी है, पहले डिजिटल रथ में से उनका फोटो गायब किया गया, उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची में उनको 10 नंबरी बनाया गया, उनके एक भी समर्थक का नाम शामिल नहीं किया गया। 4 पेज के संकल्प पत्र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं है, एक और बड़ा अपमान। हाँ, लेकिन भाजपा ने किरकिरी से बचने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला है कि भाजपा सभी प्रत्याशियों को सॉफ्ट कॉपी भेज रही है। 4 पेज के अतिरिक्त वो 1-2 पेज लगाना चाहे या किसी भी नेता का फोटो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अब मजबूरीवश अपने नेता के नाते फोटो लगाएंगे, लेकिन भाजपा ने उनका फोटो इस संकल्प पत्र पे भी नहीं लगाया है।
डिजिटल प्रचार रथ पे गायब, स्टार प्रचारक में 10 नंबरी, समर्थक गायब और अब संकल्प पत्र से भी गायब। जिसे भाजपा अपना चेहरा बताती थी, जिसके बारे में कहती थी कि कांग्रेस की सरकार इनके कारण बनी, तो क्या मतलब भाजपा ग्वालियर चंबल का इतना बड़ा नेता सिंधिया को मानती थी तो फोटो तो गायब कर दिया है। एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर आरोप पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस कार्यालय में जारी किए गए इस आरोप पत्र में 7 महीने की शिवराज सरकार के कामकाज को निशाना बनाया गया है। 2013 में भी मैंने आरोप पत्र पेश किया था और 2018 में 54 बिंदुओं का आरोप पत्र, जिसकी बदौलत जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप पत्र पेश किया था, उसकी बदौलत मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 15 महीने में सत्ता की भूखे शिवराज सिंह जी प्रजातंत्र की हत्या करके फिर से मुख्यमंत्री बनकर और मात्र 7 महीने में, जब मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित थी, यहां का मजदूर, यहां का किसान कोरोना से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करके वापस आ रहे थे, उस समय भी शिवराज सिंह जी घोटालों से बाज नहीं आए। देखिए, कांग्रेस जिन आरोपों की बात करती है, उन आरोपों की बात कांग्रेस पिछले लंबे समय से करती चली आ रही, पर जनता की अदालत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा करने का अवसर बारंबार दिया है। और यदि कांग्रेस आरोपों की बात करती है तो महज औपचारिकता की पूर्ति कर रही है। आरोप का तो जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जो उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह पर लगाए थे कि ये रेत माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया सबके हिस्सेदार दिग्विजय सिंह हैं। ना उमंग सिंगार ने माफी मांगी, ना दिग्विजय सिंह ने खंडन किया, तो वो आरोप यथावत है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस से ये भी पूछना चाहती है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि मैं क्षमा याचना करता हूँ, माफिया को नियंत्रित नहीं कर पाए, हम इलीगल माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो दो कैबिनेट मंत्री जो पिछली सरकार के थे, डॉक्टर गोविंद सिंह या उमंग सिंगार, उनके आरोप सबके सामने हैं। सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हैं एक मीडिया बाइट में कि उमंग को आरोप ठीक लगे होंगे इसलिए उसने आरोप लगाए। 26 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाकर, तो उन आरोपों का पहले जवाब दे दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आरोप पत्र जारी करिए। बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का आरोप पत्र उपचुनाव से कुछ दिन पहले जारी किया गया है। अब जनता संकल्प पत्र पर विश्वास करती है या फिर कांग्रेस के आरोप पत्र पर, ये तो 10 नवंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा। रिपीट, ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहले आप ही के पास आरोप पत्र, संकल्प पत्र, लेकिन चीज़ें वही पुरानी। लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि बिहार का जब चुनाव का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो बीजेपी ने कहा था सबको कोरोना का वैक्सीन फ्री लगाएंगे। हालांकि अभी वो तीसरे फेज़ का ट्रायल शुरू हुआ नहीं है और वो कब तक आएगा, जब तक तो बिहार के चुनाव भी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी चुनाव हो जाएंगे और नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने आज भी यही कहा है कि मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको कोरोना का वैक्सीन जो है फ्री लगाएगी। इसके साथ ही संबल योजना का भी जिक्र है, किसान कर्ज माफ़ी की भी बात है, किसानों की फसल बीमा की भी बात है। तो इस सारी चीज़ों को किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि वैक्सीन की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कोरोना की, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना फैला था उस समय सरकार जो है, बीजेपी जो है उनकी सरकार गिराने में जुटी हुई थी। जो स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसी सिलावट, वो कभी बेंगलोर में थे, कभी गुड़गांव में थे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जिस समय कोरोना से निपटना था उस समय कमलनाथ आइफा में जुटे थे, जैकलीन की कमर में हाथ डालकर घूम रहे थे। अब फिर से वैक्सीन का जिक्र हुआ है, कोरोना का जिक्र हुआ है, तो क्या वाकई में, क्योंकि जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, तो ग्वालियर चंबल में कोरोना की जिस हिसाब से पेशेंट निकले थे, अभी हालांकि ज़रूर ये कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, तो ये एक मुद्दा बनेगा। देखिए मनोज जी, कोरोना अब वैसा मुद्दा नहीं है कि वो वोट बहुत ज़्यादा दिला सके। कोरोना से लोग परेशान जरूर हुए, लेकिन अनलॉक होने के बाद स्थितियाँ बहुत सुधरी हैं कोरोना के बाद। बिल्कुल। और जहाँ तक वैक्सीन का मामला है, तो
मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि कोरोना को महामारी डिक्लेयर किया गया है, और जो भी महामारी होती है, इस तरह की कोई स्वास्थ्यगत आपदा होती है, तो उसमें केंद्र सरकार की ही गाइडलाइन है कि उसके जो टीके या उसका जो इलाज है वो सभी लोगों का फ्री किया जाता है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक तौर पर चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, कोरोना का टीका मुफ्त ही लगेगा लोगों को, और सरकारें ही लगवाएंगी। चूँकि केंद्र से आएगा तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है लगवानी। तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ गलत नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम सबको टीका लगाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव है, लोगों को बताने की जरूरत है। चूँकि आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि बिहार में फ्री कर दिया गया, मध्य प्रदेश में क्या है, तो उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान को जो कहना पड़ा, तो वो उन्होंने ये कहा है कोरोना को लेकर। लेकिन ये जो संकल्प पत्र है, आरोप पत्र का जो मामला है, चूँकि हमने ये देखा है कि इस उपचुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को लगभग 7 महीने का समय मिल गया तैयारी करने के लिए। तो जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जो लोग आए थे, जिनको मंत्री भी बनाया, उनके यदि क्षेत्रों की बात करें तो ऐसा कोई सा भी चुनाव क्षेत्र नहीं है जहां 1000-2000 करोड़ से कम के विकास कार्य का भूमि पूजन या शिलान्यास नहीं हो गया है। बिल्कुल, या घोषणा नहीं हाँ, की है। घोषणा से आगे है कदम ये मनोज जी। उनका ये दावा है कि ये भूमि पूजन शिलान्यास इसलिए हो गया है क्योंकि इसका बजट स्वीकृत हो गया है, काम स्वीकृत हो गए हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि ये संकल्प पत्र जो है वो तो संकल्प आप जता रहे हो कि हम ये करेंगे, लेकिन उससे जो संकल्प पत्र में जो चीज़ें आप लेके आए वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं वहाँ पर। तो ये एक उनके लिए पक्ष में एक बात है। कांग्रेस के जहाँ तक आरोप की बात करें तो मैंने भी देखा कांग्रेस का आरोप पत्र। कांग्रेस के आरोप पत्र में उन्होंने कहा कि वो तमाम घोटाले जिनको दबा दिया गया। तो मनोज जी ये बताइए कि आपको 15 महीने का समय मिला था, एक जांच कराने में आपको 15 महीने में भी पूरी नहीं करा पाए। एक जन आयोग की बात की थी हाँ, कांग्रेस जन आयोग आप शुरू नहीं कर पाए। आपने व्यापम की नए सिरे से जांच कराने की बात कही, वो भी नहीं कर पाए। ई टेंडरिंग घोटाले की जांच आपने शुरू की, वो भी नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी एक जांच है जो कमलनाथ सरकार ने, जो अजय सिंह राहुल अभी कह रहे थे कि उन्हें लगातार आरोप 2013 में भी प्रस्तुत किया था, उसके बाद क्या नतीजे थे पूरे प्रदेश को पता है। 2018 में भी क्या नतीजा है उस सबको पता है। आप बहुमत नहीं मिला था, आपको बहुमत के करीब आप पहुंचे थे 5 सीटों से ज़्यादा से। बिल्कुल। लेकिन आपको जब सत्ता मिली तो आपका जो वादे जो आपने किए थे वचन पत्र में, तो ना तो आपने जन आयोग बनाया, ना एक भी जांच आपने पूरी की। किसी एक को सजा दिला देते, किसी अफसर को भी सजा दिला देते तो शायद ऐसा लगता कि सरकार ने वाकई में जो वादा किया वो काम किया। और विधानसभा में उन्हीं के कई सारे मंत्रियों ने क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट देते रहे मंत्रियों के विधानसभा में, और वो इस चीज को रोटे। और दूसरी चीज जो आरोप पत्र में जो कांग्रेस कह रही है कि आप MRP से ज्यादा पर शराब बेच रहे हैं, तो ऐसे यदि वादे, और ये आप कोका कोला की बात कर रहे हैं, डाइट कोक की बात कर रहे हैं, तो यदि ये आरोपों का स्तर है कांग्रेस का, तो फिर तो भगवान ही मालिक है कांग्रेस पार्टी का। मैं तो यही कहूँगा उनको कम से कम आरोप पत्र में 7 महीने की सरकार है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई होंगी, बहुत सारी नाकामियाँ रही होंगी सरकार की। एक कोरोना ही एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसको यदि हम देखें तो जी, कि इतने सारे मरीज क्यों हो गए, इतनी मौतें क्यों हो गई। तो वो यदि इन पर फोकस करते हो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वो कांग्रेस की जो कि मानसिकता, पता नहीं किस टाइप के नेता हैं कांग्रेस के, वो चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं, बाकी समय तो फील्ड में दिखते नहीं है। तो उनको वो डाइट कोक पीते होंगे तो उनको कोक ही दिख रहा है कि हम पे आरोप लगा दिया कि हम कोक पीते हैं, पानी क्यों नहीं और पीते। आपत्ति इस बात की है कि वो नाम गलत ले रहे हैं, VD शर्मा, VD सब, और डेढ़ कोक बोल रहे हैं जी, और आपको MRP से ज़्यादा महंगी शराब बिक रही है तो आपको उस पर आपत्ति है कि शराब ज़्यादा महंगी कर दी। जबकि शिवराज सिंह चौहान तो मुझे याद है कि 2007-8 से वो कह रहे हैं कि नशाबंदी होनी चाहिए, चूँकि शराब एक से बड़े रेवेन्यू आता है, उसको एकदम बंद करेंगे तो अवैध शराब आ जाएगी। इसलिए उसको धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलना है, उनको उस कोशिश में लगे हुए हैं। वो लगातार कहते रहे हैं जी कि शराब पीने की संस्कृति को कम करना, नशे को भगाना मध्य प्रदेश से, उसके दिशा में वो प्रयास करने की बात हमेशा कहते रहे हैं। जितना अमल हो पाए उतना तो अलग बात है। लेकिन वहाँ पर कांग्रेस के जो आरोप हैं वो इतने हल्के, इतने छिछले आरोप लगाकर आप यदि आरोप पत्र जारी कर रहे हैं, और वचन पत्र आपने पहले भी जारी किया था, 900 से ज़्यादा वादे थे आपके, वो पूरे कितने हुए वो तो भगवान ही जाने। आपका कर्ज माफी का वादा भी आज तक पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चाहे संकल्प पत्र की बात करें, चाहे वचन पत्र की बात करें, चाहे आरोप पत्र की बात करें, लेकिन जो फील्ड में जो काम हो रहा होगा शायद जनता उससे प्रभावित होगी। वो इस बात से प्रभावित हो सकती है, उसका जो विधायक था वो मंत्री बन गया है, कुछ उसने वहाँ पर सौगातों की बात की होगी, कुछ काम शुरू कराए होंगे, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर इस चुनाव में असर करेगी। लेकिन ना तो ये संकल्प पत्र बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ना वचन पत्र काम आने वाला है। वो जो आइटम सॉन्ग जो चल रहा है चुनावी मंच पर, वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा असरकारी दिखाई देता है मुझे तो। बिल्कुल, आइटम सॉन्ग की बात की है प्रभु जी ने। ब्रजेश जी, आप किस नज़रिए से देखें, क्योंकि जो कांग्रेस के जो वादे और बीजेपी के लगभग वही है जो 2018 में किए गए थे।
कुछ योजना शिवराज सरकार ने वापस शुरू करने की बात कही है जो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी है, और कमलनाथ सरकार के जो जारी किए थे उस समय के, अब भी वही बात कर रहे हैं कि हम शुद्ध का युद्ध चलाएंगे, हम माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। लेकिन कुल जमा उपलब्धि यही है कि कुछ छापेमार कार्रवाई हुई ग्वालियर चंबल में जहाँ पर नकली घी दूध दही पकड़ा गया, और वो सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। कुछ और छापे जगह जगह मारे गए, और माफिया पे कार्रवाई के नाम पर इंदौर में जीतू सोनी या कुछ गुंडों के छोटे मोटे मकान ढाए गए, और जीतू सोनी के एक सहयोगी ने भी कल आत्महत्या कर ली, और जिसने चिट्ठी में यही लिखा है कि उसको झूठे मामले में फंसाया गया है। तो अगर यही मामलों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहेंगे जिससे जनता का कोई ज़्यादा सरोकार रहा नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जनता आपसे प्रभावित होगी और वोट देगी? क्योंकि जो बड़ा मुद्दा था किसान कर्ज माफ़ी का, आप ये कह रहे हैं कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, जबकि 55 लाख की बात आपने की थी। युवा रोजगार की आप बात नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, जो संकल्प पत्र हैं और आरोप पत्र हैं वो नई हांडी में पुराने चावल की तरह है कि मतलब सब चीज़ें पुरानी हैं, आरोप भी अधिकांश पुराने हैं, उनमें नए 7 माह के आपने जोड़ दिए हैं कि एक वो चावल घोटाला। शराब वाली बात जो की है, पटेरिया जी ने भी कहा, आप शराब महंगी हो गई इस पर आप बात कर रहे हैं। वो कमलनाथ सरकार ने अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने का एक वादा किया था और खोलने जा रहे थे। विदेशी शराब नहीं मिलती यहाँ लोगों को, अलग सा आउटलेट बनने वाले हाँ, अलग आउटलेट बनाने जा रहे थे जो जहाँ पे लोगों को महंगी और विदेशी शराब मिल सके, जिसके लिए उनका कहना था कि लोग मुंबई और दिल्ली जाते हैं खरीदने के लिए। तो वो सरकार किस दिशा में जा रही थी और ये सरकार किस दिशा में जा रही है, तो पटेरिया जी ने आपको बता ही दिया, पहले से ही शिवराज जी का वो था। संकल्प पत्र आरोप पत्र को लेकर जो है, ये चुनाव में असरकारक तो होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कई मुद्दे काम करते हैं कि तत्कालीन कोई घटना घट जाती है तो वो काम करती है। जैसे हमने पिछले चुनाव में देखा पुलवामा है, अटल जी के टाइम में देखा हमने एक साइनिंग इंडिया का नारा था। तो ये चीज़ें लोगों को आकर्षित तो करती हैं। जिस तरह से अभी आइटम शब्द चल रहा है, तो आइटम उतना ज़्यादा प्रभावी हो गया, उतना ज़्यादा असरकारक हो गया है कि लोग उसके चुनाव प्रचार आप देखेंगे उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो मुद्दे हैं वो पूरे गौण हो चुके हैं या जा चुके हैं। हालांकि फिर भी मुद्दे जरूर कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे युवा स्वाभिमान योजना थी कांग्रेस की, किसी को बेरोजगारों को कोई भी वो नहीं मिला, आज तक भत्ता नहीं मिला है। तो ये जो संकल्प पत्र हैं जो लाए हैं, और जैसे भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ये वादे पूरे नहीं किए, तो ये जरूर असर करते हैं। कर्ज माफ़ी की जैसा आपने बात की है कि 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, ये सरकार को भी एक्सेप्ट कर रही थी। सरकार ने भी कहा कि 27 लाख, और कांग्रेस ने भी कहा कि हम पूरे नहीं कर पाए हैं। तो ये मुद्दे तो हैं जो काम करते हैं कुछ, लेकिन उसके इतर बहुत सारी चीज़ें चुनाव में ऐसी होती हैं, तत्कालिक जो घटनाएं काम करती हैं, तत्काल में जो बयान काम करते हैं, वो इन मुद्दों से ज़्यादा असरकारक होते हैं, जैसा कि हम पहले भी देखते आए हैं और अभी भी चल रहा है। तो एक जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहे हैं उनमें वो ज़्यादा कारगर हैं। यही कारण है कि आप 6 दिन पहले 5 दिन पहले आप ये आरोप पत्र संकल्प पत्र ला रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हर मतदाता तक ये पहुंच नहीं पाएगा। मतदाताओं को आप पहले ही अपने भाषणों के जरिए जो बताना चाहते थे बता चुके हो। तो असरकारक आइटम ज़्यादा रहेगा, मुद्दे कम, जैसे कि पटेरिया जी ने कहा। जी प्रभु जी, आइटम की भी बात हो गई है, लेकिन एक और बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब चूंकि किसान कर्ज माफ़ी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है, फसल बीमा योजना है और तमाम सारी किसानों से जुड़ी योजना है, संबल योजना की बात दोनों दल कर रहे हैं। एक कह रहा है कि हमने शुरू करेंगे, एक कह रहा है कि हम कर देते अगर सरकार नहीं गिरती। इन सब के बीच में क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने भी कहा था कि स्वाभिमान योजना लाए थे, लेकिन ढोर चराओ बैंड बजाओ जैसी योजना चली, वो किसी को भत्ता मिला नहीं। अब चूँकि बिहार से इसलिए हम बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव, जो कि जिनको कहा जाता है नौसखिया राजनीतिक हैं, वो कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे। बीजेपी को मजबूरन कहना पड़ता है 19 लाख नौकरी देंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस में भर्ती की घोषणा हो जाती है। तो क्या मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में हम मान लें कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकती है, खासतौर से, और युवाओं को पटाने के लिए दोनों दल को कुछ और सोचना पड़ेगा? देखिए मनोज जी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके अलावा रोज़गार एक हमेशा से मुद्दा रहा है। और चूँकि अब जिस तरीके से कोरोना के बाद रोज़गार कम हुए हैं, रोज़गार के अवसर घट रहे हैं, उसके बाद तो बेरोजगारी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर लुभाने की कोशिश दोनों दल कर रहे हैं। चाहे हम बिहार की बात करें, वहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन हम यदि देखें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि कर्ज माफ़ी का जो एक वादा था या रोजगार का जो कांग्रेस ने वादा किया था, हम इसके पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र होते थे उसमें भी रोजगार का वादा होता था। लेकिन अब जितने वादे करते उतने रोजगार कोई नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा किया था, बाद में वो पकौड़ा तलने तक आगे रह गया सीमित। लेकिन जो कर्ज माफ़ी का जो वादा था कांग्रेस का, आपने उसको वादा तो कर लिया, आपने कुछ कर्ज भी माफ़ किया होगा। हमने भी इस चीज़ की रियलिटी चेक किया था, तो हमने भी ये पाया कि पूरे कर्ज माफ़ नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान आप देखिए हर जगह मंच पर ये कहते हुए घूम रहे हैं कि जो कर्ज
का बोझ जो गठरी है उनके किसानों के सिर पे रखा हुआ है उसको मैं उतारूंगा। तो एक तरीके से वो कांग्रेस की कर्ज माफी के कारण जो ब्याज चढ़ गया किसानों के सर पर और वाकई कई किसान डिफाल्टर हो गए हैं, तो वो उतारने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने उस मुद्दे पर कांग्रेस ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है, केवल कर्ज माफ़ी हमने की है और बची हुई कर्ज माफ़ी हम कर देंगे, ये कह रही है। उसके कारण जो किसानों का जो नुकसान हुआ, यदि हम कहें इस 1.5 साल जो किसानों की नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, वो सवाल वहाँ पर आता है। आपने रोजगार का वादा किया, उसमें आप स्कीम ढोर चराने की ले आए, बैंड बजाने की ले आए। कमलनाथ जी की वो घोषणा देखिए, छिंदवाड़ा में मैंने बैंड बजाने की लोगों को ट्रेनिंग दी और बड़ा अच्छा से लोग बैंड बजा रहे हैं। अब ये बताइए बैंड बजाने का कारोबार साल में कितने दिन चलता है? अभी तो कोरोना कारण बंद पड़ा हुआ है, और तो उनका भी बैंड बजा हुआ है। हाँ, और किसी एक शहर में कितने बैंड बजाने वाले होते हैं? तो इस तरीके की जो आप जो है स्कीमें, जो इनका धरातल में कोई वजूद नहीं है, वो स्कीमें आप लेके आए। डीजे के इस दौर में बैंड की बात हो रही है, तो वो वैसी चीजें लेकर आए और आप ये कहें हम रोजगार देंगे, वो चीजें कहीं पर भी कारगर नहीं होती, वो असर नहीं दिखा सकती हैं। स्वाभाविक तौर पर चुनाव में फोकस इन्हीं बातों पर होगा। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। शिवराज सरकार को आप देखिए, शिवराज सिंह सरकार को चुनाव घोषणा होने के पहले ये कहना पड़ा, वो अपने भाषणों में कहते हैं हमने नौकरियों के अवसर खोल दिए हैं, सब नई भर्तियां करेंगे। पुलिस विभाग की भर्ती का आई है, 4000 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है। तो ये एक तरीके से युवाओं को जो फ्लोटिंग वोट है, जो सबसे ज़्यादा नाराज होता है, उसको प्रभावित करने की कोशिश है कि वो वोट ना डाइवर्ट हो, नाराजगी का वोट इधर उधर न जाए। लेकिन यहाँ युवाओं के सामने भी सबसे बड़ी समस्या है कि दोनों दलों से वो नाराज है। 15 महीने में कमलनाथ सरकार उनको ढोर चढ़ाने के लिए डंडा भी नहीं पकड़ाया, बैंड बजाने के लिए को वर्दी तक नहीं दी, और यहाँ शिवराज सरकार भी वादे ही कर रही है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। तो ये युवा किधर जाएंगे, किस पे भरोसा करेंगे, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन रोजगार बड़ा मुद्दा है चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या देश कहीं पर भी हो। बेरोजगार की बात एक बड़ी बात है। जैसे कानून व्यवस्था की बात मध्य प्रदेश की लगातार होती है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, एससीआरबी के बताते हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से सख्ती दिखाई है, कई सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस स्तर पे माफिया पनप गया है, चाहे वो शुद्ध का युद्ध हो या दूसरे माफिया हों, जो जवानी जमा खर्च से ऊपर हटकर कार्रवाई करना चाहिए? क्योंकि आप अचानक से कोई वारदात होती है, एक बदमाश का मकान गिरा देते हैं, दूसरे को जेल भेज देते हैं, फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर कोई वारदात होती, फिर आप एक्शन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाक चौबंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी तो उद्योग धंधे आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उससे जुड़ी तमाम सारी फैसिलिटियाँ लोगों को बढ़ेंगी। मनोज जी, कमलनाथ सरकार ने भी और कमलनाथ भी अभी भी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि रोजगार या उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कानून व्यवस्था का खराब होना, ऐसा उनका दावा है और आरोप कह सकते हो आप इनको। और वो शुद्ध के युद्ध चला रहे थे, उन्होंने कई जगह 4 शहरों में मुख्य रूप से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई हुई। जो उस टाइम पे भाजपा ने भी आरोप लगाए, कैलाश विजयवर्गीय ने भी आरोप लगाए कि छीन कर कार्रवाई की जा रही है माफिया के नाम पर। हमने भी देखा है कि एक जीतू सोनी का मामला छोड़ दिया जाए तो ऐसे कोई बड़े उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। रही सवाल मध्य प्रदेश में अपराध का, तो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज भी आप जाओगे तो आसानी से FIR दर्ज हो जाती, किसी भी थाने में चले जाओ। बिल्कुल। और यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में देखते हैं, हम उससे तुलना करते हैं कि हमें मतलब महिलाओं के मामलों में भी, महिला अपराधों में भी बढ़ोतरी देखते हैं, तो यहाँ आसानी से अपराध दर्ज हो जाते हैं। आपने यूपी का भी का मामला देखा है, हाथरस का पूरे देश में चर्चा का विषय है कि वहाँ क्या कंडीशन है और मध्य प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश में कोई भी जाता है तो अपराध दर्ज हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं। हेमंत कटारे वाला मामला भी आपने देखा हो, कोई भी नहीं, रसूखदारों पे भी हुए हैं। तो यहाँ अपराध बड़ी तेजी से दर्ज होते हैं, आसानी से दर्ज होते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार वो है देश में जिसने बलात्कार पे, मासूम बच्चियों से बलात्कार के मामले में फांसी के प्रावधान सबसे पहले किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है मामला, तेजी से न्याय होता है उसमें, चालान पेश करने से की भी समय सीमा सरकार ने निर्धारित की है। तो अपराध तो कोई सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन अपराधों पे अंकुश लगाने की दिशा में और अपराधियों में भय पैदा करने की कोशिश जरूर सरकारें करती रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार खासतौर पर ऐसा करती रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा कहते रहे कि गुंडे बदमाशों में भय होना चाहिए, आम आदमी में नहीं। और हमने देखा है कि कोरोना काल में भी पुलिस की छवि में वैसे जिस तरह से सुधार आया है, तो अपराध बढ़ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हाँ, बड़े अपराधियों पर कार्रवाई में सरकारों को भी और पुलिस महकमे को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इस तरह के आरोप ना लगें और अभियान चलते रहें निरंतर और कार्रवाई होती रहे कि इस तरह के माफिया पनपे ना। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई बड़ा माफिया नहीं है मनोज जी जिसको हम ले सकें नाम के, यूपी की तरह वहाँ पर बड़े बड़े गुंडे बदमाश हैं। ऐसा जो माफिया डकैतों की एक समस्या थी उसका सॉल्व हुआ इसी सरकार ने किया है पिछले 15 साल में।
हमारे यहाँ सतना क्षेत्र में, बिंद में और चंबल क्षेत्र में डकैतों का आतंक था। कमलनाथ सरकार में भी देखा आपने, अपहरण हुआ था, मर्डर हुआ था, सतना का जो सतना वाला कांड हुआ था। तो ये डकैत जो हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, उनका दोनों राज्यों में वो रहता है, इस कारण वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में बहुत कम बहुत है, नक्सली समस्या हमारे यहाँ है नहीं है। तो बड़े जो संगठित अपराध होते हैं वो बहुत कम है। वो इंदौर में थोड़ा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अपराध की मामले में यदि कमलनाथ सरकार पहले कहती थी, या कमलनाथ जी या कांग्रेस जी कहते हैं कि इस कारण उद्योग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता, लगता तो नहीं है कि कहीं ऐसे संगठित अपराध हों जिसकी वजह से आ। हाँ, और अन्य कारण हो सकते हैं कि सुविधाएं नहीं मिलती हों, उद्योगपतियों को वैसा माहौल ना हो, लेकिन अपराध एक कोई वजह उसकी नहीं है कि उद्योग ना आने की। बिल्कुल। चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो संकल्प पत्र, आरोप पत्र और वचन पत्र जनता के लिए हैं, और जनता को तय करना है कि किसके संकल्प में दम है, कौन अपने वचन का पक्का है और किसके आरोप में दम है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में हमने देखा है कि 2018 के चुनाव में जो वादे किए गए थे, जो संकल्प किए गए थे और जो आरोप लगाए गए थे, उनकी हालत 2019 की शुरुआत होते होते क्या हुई कि जिन लोगों ने आरोप लगाते थे उन्हीं लोगों ने क्लीन चिट दी, अफसरों को, नेताओं को, मंत्रियों को। अब जो लोग जिन पर आरोप थे वो फिर सत्ता में हैं और उन पर फिर से आरोप लग रहे हैं कि वो माफिया पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो शुद्ध का युद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि केवल दिखावे के नाम पर कार्रवाई ना हो, कोई ठोस एक्शन लिया जाए और जिसका सीधा लाभ उस जनता को मिले जो इनसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जो नेता, जो राजनीतिक दल अपने वादे कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, संकल्प पत्र ला रहे हैं, वो अपने भरोसे पर खरे उतरे और जनता का विश्वास जीत सकें। सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।